नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में मानवाधिकार के अर्थ, परिभाषा और विभिन्न देशों के मानवाधिकार के बारे में जाने। आज हम जानेंगे मानवाधिकार की विभिन्न विचारधाराएं या विभिन्न विचारधारा के जो लोग हैं वो मानवाधिकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो समय समय पर अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर अधिकारों में परिवर्तन किया गया और इसमें वृद्धि की गई। इसलिए अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा मानवाधिकार के संबंध में विचार व तर्क प्रस्तुत किए गए। इन विचारों के आधार पर आधुनिक युग में मानवाधिकार के संबंध में विभिन्न विचारधारा हमें दिखाई देता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें तो उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी अवधारणा तथा दलित उद्धार, ये सभी प्रमुख है। तो आइए जानते हैं इसके संबंध में। तो उदारवादी अवधारणा के अनुसार से मनुष्य को मूलभूत अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ति में अपना योगदान दे सके तथा पूर्ण आत्मसम्मान का जीवन बिता सके। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार से विश्व के तथा कथित लोकतांत्रिक देश के संविधानों द्वारा नागरिकों को दिए गए तथा कथित अधिकार व्यवहारिक महत्व नहीं रखते हैं, अर्थात मानवाधिकारों की मार्क्सवादी अवधारणा केवल संविधानों में नागरिक के अधिकारों की व्याख्या कर देने से विश्वास नहीं करता, बल्कि उनका मानना है कि उन अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। और मानवाधिकार के संबंध में गांधीवादी विचारधारा सत्य और अहिंसा और सभी धर्मों का समान आदर, सामाजिक समानता तथा शोषण एवं उपनिवेशवाद के विरोध पर आधारित है। मानवाधिकारों की दलित द्वारा धारणा के अंतर्गत ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा देश के पिछड़े हुए लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक समानता प्रदान करते हुए हेतु अलग अलग प्रयास किए गए, जिसमें से प्रमुख संविधान में अंतर्गत वर्णित है या देखा जा सकता है आरक्षण के तौर पर। अगर सबसे पहले अगर उदारवादी विचारधारा को देखें तो उदारवादी विचारधारा से स्पष्ट किया गया है कि मानव के मूलभूत अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना योगदान दे सके तथा उसके साथ साथ आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत कर सके, और व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिनका परिचालन इस रूप में किया जाए कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की उपभोग में बाधा न बन सके। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि अधिकार और कर्तव्य अनुवर्ती होंगे। नागरिक को जो अधिकार प्रदान किए जाए उन्हें समुचित न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होना चाहिए, अर्थात कार्यपालिका किसी भी संभावित निरंकुशता के विरुद्ध और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक न्यायपालिका का अधिकार संपन्न होना जरूरी है। जब तक आप क्या नहीं करोगे जब उसको अधिकार प्रदान करेंगे और जब तक न्यायालय की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक क्या हो सकता है, कार्यपालिका द्वारा उन अधिकारों को नियंत्रित करने की संभावना बन सकती है। इसलिए क्या किया जाना चाहिए, जब किसी भी राज्य द्वारा अगर प्रदान किया जाता है राज्य में सामान्य मनुष्य को, जीने वालों को, तो उसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था होनी जरूरी है। जब तक न्यायपालिका व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप अधिकार को सही तरीके से राज्य में निवास करने वाली जनता तक पहुंचा नहीं सकते हैं। इसी के संबंध में क्या है, उदारवादी विचारधारा ने दो प्रकार के उदारवाद के दो रूप उन्होंने बताने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला आता है पुरातन उदारवाद और दूसरा आता है नवीन उदारवाद। जहाँ पर पुरातन उदारवाद का प्रतिपादन जेएस मिल, जेफरन और थॉमस पेन के द्वारा किया गया है, वहीं नवीन उदारवाद का जो स्वरूप का निर्माण जॉन लॉक ने किया है। और अगर जॉन लॉक के अगर वर्तमान समय में जो नवीन उदारवाद है, अगर उसके समय अगर जाने तो सबसे पहला उसका विचारक जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक का जन्म 1962 ईस्वी में समरसेट शायर के रिंगटन नामक स्थान पर प्यूरिटन संप्रदाय के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उसकी मृत्यु 1704 में हो गई थी। अगर इसकी प्रमुख रचना अगर देखें तो सहिष्णुता पर तीसरा पत्र 1962, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, सहिष्णुता पर दूसरा पत्र 1690, शासन के पर दो निबंध 1690, कैरोलिना का मौलिक अधिकार 1692, शिक्षा के संबंध में विचार 1693 और मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध 1990 में उन्होंने क्या किया, अपनी रचनाएं करने की कोशिश की है। वो अपने रचना के माध्यम से सभी को बताने की कोशिश की वो किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं, सोचते हैं। उसके बाद आता है
अमेरिका में 16वीं शताब्दी में आकर बसने वाले अंग्रेज उपनिवेश संस्थापकों को जॉन लॉक की मानवाधिकार संबंधी सामाजिक समझौते की कल्पना की विशेष रूप में उत्तम लगी, जिसमें उन्होंने स्वाभाविक कारण दिए, जिसमें उन्होंने पहला माना था कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए देश छोड़कर इस नए द्वीप पर आए थे, ऐसे नए विश्व की तलाश में जहाँ कोई पोप न हो और जहाँ कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न हो, जैसी कि चाहे वैसी धर्म व्यवस्था का निर्माण कर सके, और निर्जन प्राय लोक में जहाँ न राजा था, न पोप था, न अदालत था, न घर, न सड़क, न किसी जमीन की सीमाओं के निशान थे, ये उस उपनिवेश उपनिवेश संस्थापक बसाने लगे थे। तो उन्हें ऐसा लगना स्वाभाविक था कि जैसे वे दार्शनिक जॉन लॉक की कल्पना के साकार उदाहरण बन गए। कहने का मतलब ये है कि जॉन लॉक द्वारा दी गई जो विचारधारा ज़्यादातर माना जाता है अमेरिका में 16वीं शताब्दी में आकर बसने वाले लोगों के जो स्वरूप है, उसके आधार पर उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने सामाजिक समझौते का निर्माण किया था, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई पुरानी व्यवस्था नहीं थी, जिससे बेहतर व्यवस्था नहीं थी जिसके आधार पर राज्य की व्यवस्था को संचालित किया जा सके। उन्होंने एक ऐसी नई व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की जिसके आधार पर लोगों को बेहतर तरीके से अधिकार प्रदान किया जा सके। भले ही क्या उपनिवेशक संस्थापक अपने साथ शादी विवाह, लेन देन, खान पान, वस्त्र पहनावा आदि सभी वहाँ पर प्रथाएं ले गए थे, फिर भी क्या है, एक नए वातावरण में उनकी उस विशेष मन स्थिति में जो धर्म नियंत्रण और संकीर्णता से उभरकर स्वतंत्रता की खोज में थी, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि वे लॉक की कल्पना को साकार कर रहे हैं। इसीलिए इंग्लैंड की भूमि में अपने संबंध तोड़ने के लिए उन्हें तोड़ने से कोई परहेज नहीं हुई और उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी, और वे अपने आप को इंग्लैंड के राजा के ही प्रजा समझते थे। वे 100 वर्ष तक इंग्लैंड के ही उपनिवेश बने रहे, परंतु जब 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की पार्लियामेंट पर उन पर शुगर एक्ट 1974 और स्टाम्प एक्ट 1765 आदि अधिनियमों से कर लगाने के प्रारंभ किए, तो फिर एकाएक सभी के मन में क्या है, उसकी स्वतंत्रता की भावनाओं को ठेस लगने लगी, और उन्होंने यह दावा करना प्रारंभ कर दिया कि उस पर केवल उसकी सहमति से ही शासन किया जा सकता है और कर लगाया जा सकता है। जो अधिकार उन्होंने राज्य को समर्पित नहीं किए हैं, उनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस प्रकार से दो विरोधी विधि सिद्धांतों या दावों में संघर्ष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में उपनिवेशों ने सन 1976 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इंग्लैंड को युद्ध में परास्त करके अपनी स्वतंत्रता को सदैव के लिए सुरक्षित कर दिया। स्वतंत्र होने पर जब वे उपनिवेश राज्य बन गए, तब इन राज्यों में अपने संविधान बनाए तथा जब उन राज्यों को मिलकर एक सर्वोपरि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य की स्थापना की गई, तीनों ने इन संविधानों में मानवाधिकार के मूलभूत अधिकारों के रूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश की। राज्य तथा केंद्र दोनों ही सरकारों को इन अधिकारों को सम्मान करने तथा इसका अतिक्रमण नहीं करने का आदेश दिया गया, और इनकी मान्यता थी कि वे जो जॉन लॉक की जो कल्पना है उसको स्वीकार करके एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण कराया जा सके। जॉन लॉक ने व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में अपनी प्रमुख रचना में शासन पर 2 निबंध में लिखा है कि व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार मिले हुए थे। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं को श्रम के सम्मिश्रण से हुई है। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है, और यह समानता भी अधिकारों की समानता ही थी, न कि शक्ति के आदि। प्रोफेसर डेनिंग ने अपनी पुस्तक ये हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वॉल्यूम 2 में लिखा है कि पुफे बोर्ड द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक कानून में तथा मिल्टन और स्नोपोजा द्वारा संग्रहित स्वतंत्रता में निरंकुशता पर वास्तविक रोक लगाने के लेखकों के उद्देश्य को बावजूद साधारणता एक अवास्तविकता सी दिखाई पड़ती है। हमारे हृदय पर उनका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ा है। यह लेखक केवल मेधावी और अपवाद स्वरूप व्यक्तियों को स्वतंत्रता का सुरक्षित रखना चाहता है। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि लॉक द्वारा दी गई राजनीतिक संस्थाओं की समीक्षा में समान अधिकार की भावना इतनी प्रबल है कि वास्तविक राजनीतिक समाज में अस्तित्व के अपरिहार्य दिखाई पड़ती है। लॉक की प्राकृतिक अधिकारों की धारणा के अनुसार से व्यक्तियों ने अपनी सुविधा के लिए समाज और सरकार की रचना की है, और इस आधार पर लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहला उन्होंने अधिकार बताया जीवन जीने का अधिकार, जिसमें राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन मुताबिक जीने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से
राज्य द्वारा उसे नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते वो राज्य के खिलाफ न हो। दूसरी, उन्होंने संपत्ति रखने का अधिकार। तो लॉक ने दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया कि राज्य में निवास करने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वो अपने मन मुताबिक उन्होंने संपत्ति रखने का अधिकार को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सहयोग किया है, उसका परामर्श दिया। उनका मानना था कि जब तक राज्य में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति एकत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक हम राज्य को बेहतर स्थिति में नहीं पहुंचा सकते हैं। बल्कि बस ये ध्यान हमें रखना होगा कि जो संपत्ति है वो राज्य के खिलाफ जाकर किसी प्रकार से कमाया गया ना हो। अगर राज्य के खिलाफ जाकर अगर कमाया गया हो तो वो राज्य के लिए हमेशा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का तात्पर्य सामाजिक संगठन से सामंजस्य रखती है। अधिकतम स्वतंत्रता से है जो स्वयं को व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम समय व अधिक अवसर प्राप्त कराती है। कहने का मतलब ये कि जो स्वतंत्रता का अधिकार हम लाख के अनुसार से कर देखें तो स्वतंत्रता क्या करता है, राज्य और समाज के मध्य क्या है, एक कड़ी के रूप में काम करती है, जो राज्य या समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सहयोग प्रदान करती है। इस लाख ने माना कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने क्या करने का, स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जॉन लॉक है उसको क्या माना जाता है, एक अमेरिका की जो स्वतंत्रता है उसके कर्णधार या उसके सिद्धांत को माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लॉक ने एक राजनीतिक व्यवस्था के राज्य के निर्माण के संबंध में उन्होंने विचार देने की कोशिश की, उसी के आधार पर या उसके जो सोच है या उसकी जो कल्पना है उसे साकार करते हुए जो इंग्लैंड से जाकर वहाँ पर बसे हुए जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, अपने देश के खिलाफ, अपने इंग्लैंड के महारानी के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और जिस तरीके से लॉक ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत करने की कोशिश की, उसी के आधार पर उन्होंने राज्य की व्यवस्था का निर्माण करने का कार्य किया था। ये था मानवाधिकार के संबंध में लॉक की विचारधारा। उसके बाद आते हैं जीन जैक्स रूसो की विचारधारा मानवाधिकार के संबंध में। तो जीन जैक्स रूसो का जन्म 28 जून 1712 में जिनेवा में हुआ था। उसकी माता का प्रसव काल में ही क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इनके पिता अस्थिर चरित्र वाला व्यक्ति था जिन्हें धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस छोड़ना पड़ा। अतः बचपन से ही जो रूसो है उसे संकटों का सामना करते हुए उन्होंने जीवन व्यतीत किया और अधिकारों की व्याख्या वही कर सकता है जिन्हें अधिकार नहीं मिले हैं। यही कारण है कि रूसो ने अपने मानवाधिकार के संबंध में अपनी अनेक विचारधारा प्रस्तुत की, जिसमें सबसे पहले अगर देखें तो डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड द साइंसेस पहला उसकी थी। दूसरा था डिस्कोर्टेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी। तीसरा थी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। चौथा था लेटर द लॉ मेंटेन। और उसके बाद था द इस्माइल द कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आते हैं अगला था कॉन्फ्रेंसन। तो इस प्रकार से रूसो ने मानवाधिकार के संबंध में, मनुष्य के अधिकारों के संबंध में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें मुख्यतः माना जाता है हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड द आर्ट कंट्रीब्यूट टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरल से संबंधित बहुत सारी उन्होंने पुस्तकों लिखी, जिसमें उन्होंने मानवाधिकार के संबंध में कुछ विचारधारा प्रस्तुत करने की कोशिश की। अगर रूसो के मानवाधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में जाने तो रूसो ने सामाजिक समझौते के माध्यम से मानवाधिकार एवं कर्तव्यों को वर्णन कुछ कारणों से या कुछ तरीकों से, कुछ टॉपिक के माध्यम से करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला आता है मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण, सामाजिक समझौते तथा राज्य का स्वरूप और सामाजिक समझौते की विशेषताएं। जिसमें सबसे पहले अगर देखें तो रूसो मनुष्य को क्या मानते हैं, एक उच्च बारबार या आदर्श बारबार के रूप में वो मानते थे कि मनुष्य एक क्या थे, जब मनुष्य जब जंगली थे, जब पशु तुल्य थे, तो उसमें किसी प्रकार के सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। मनुष्य का जब जन्म हुआ तो उसमें किसी प्रकार के सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। वो कभी किसी का बुराई नहीं चाहते थे। मगर जैसे जैसे क्या हुआ, लोगों में सोचने समझने की शक्ति आई, व्यक्ति वैसे वैसे क्या करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को अपने लिए क्या करना जमीन एकत्रित करना प्रारंभ किया। जब जमीन एकत्रित करना प्रारंभ किया तो जिन लोगों में ज़्यादा बुद्धि थी उन्होंने ज़्यादा जमीन एकत्रित की, और जिन लोगों में कम बुद्धि थी उन्होंने कम जमीन एकत्रित की। तो इसके कारण से क्या है, समाज में दो वर्गों का निर्माण हो गया, एक तो गरीब वर्ग था, एक अमीर वर्ग था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो गरीब वर्ग के लोग थे उन्होंने फिर क्या किया, अमीरों की जो ज़मीन है उसकी संपत्ति उस पर क्या करना प्रारंभ कर दिया, उस पर हमला करना प्रारंभ कर दिया, उसका अपहरण करना प्रारंभ कर दिया। और फिर उसके बाद जो लोग हैं, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनको क्या है, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने के अवसर या सोचना प्रारंभ कर दिया जिसमें क्या कह सके, इन जो अताताई थे या जो अपहरण करता थे या चोरी डकैत करने वाले व्यक्ति थे,
उसे क्या कर सके, अपनी अपनी जो संपत्ति है, अपने जो धन है या अपनी परिवार है, उसे बचाया जा सके। फिर उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था का निर्माण किया जिसको सामाजिक समझौते के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सभी लोगों ने ये माना कि हम क्या करेंगे, अपनी जो समस्त शक्तियाँ हैं एक व्यक्ति में निहित करेंगे, जो हमें सामान्य अधिकार प्रदान करेंगे, जिससे हम अपने व्यक्तित्व विकास कर सकें। इसके आधार पर सामाजिक समझौते का निर्माण हुआ और इसी के आधार पर राज्य का स्वरूप का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य जो रूसो है, उन्होंने आज वर्तमान समय के जो लोकतंत्र है, वर्तमान समय के जो लोकतंत्र है उसकी कल्पना करने की कोशिश की, और आज वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में जो समान इच्छा के सिद्धांत है वो मौलिक अधिकार के रूप में धारण किया, और जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उनका, वो एक लोकतंत्र के निर्माण हुआ, जिसमें राज्य में निवास करने वाले जो अपने मत के प्रयोग के माध्यम से अपने जो प्राकृतिक अधिकार वो सरकार को में निहित करती है, और सरकार उसको मौलिक अधिकार प्रदान करती है ताकि उनके व्यक्तित्व की रक्षा किया जा सके, उसकी रक्षा किया जा सके, या उसकी व्यक्तित्व विकास किया जा सके। इस प्रकार से रूसो ने अपने विचार के माध्यम से मानवाधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं जो तीसरी विचारक है उदारवादी में, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार से एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मानव जाति का यह अधिकार प्राप्त करता है, वह अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न कर सके और आत्मरक्षा ही है। कहने का मतलब ये कि वह प्रयोजन जिसके लिए वह एक सभ्य समाज या किसी सदस्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यही है एक अन्य दूसरे को हानि न पहुंचा सके। कहने का मतलब ये है कि जॉन स्टुअर्ट मिल है कि एक ऐसी व्यवस्था के बारे में हम कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, राज्य को एकमात्र उद्देश्य है जिसके लिए व्यक्तिगत एक सामूहिक रूप से मनुष्य जाति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्या करे, वह सभी अपनी स्वतंत्रता को जिए और किसी दूसरे के स्वतंत्रता में क्या करे, बाधा ना डाले, जिसके आधार पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का माहौल निर्मित ना कर सके। तो इसी प्रकार से संबंध में क्या है, जो स्टुअर्ट मिल है उन्होंने मानवाधिकार के संबंध में बताने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकमात्र उद्देश्य है वो जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या करे, जिसके लिए व्यक्तिगत सामूहिक रूप से मानव से जाति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने लिए स्वतंत्रता का उपयोग तो करे, बल्कि किसी दूसरे का अधिकारों का हनन ना करें। उसके बाद आते हैं अगर चौथा विचारधारा का देखें उदारवादी में, तो डाइसी को माना जाता है, A.V. डाइसी। तो A.V. डाइसी ने मानवाधिकार के संबंध में विधि के शासन का विस्तृत वर्णन किया। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा ही नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। विधि के शासन में निरंकुश विशेषाधिकार और सरकारी मानवपन का कोई स्थान नहीं है। और डाइसी ने अपनी पुस्तक में ब्रिटिश के लिए कहा था कि यहाँ व्यक्ति विधि के अधीन है और यहाँ पर विधि का शासन है, जहाँ निरंकुश प्रभुसत्ता और स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है। डाइसी के अनुसार से विधि का शासन से हमारा तात्पर्य केवल यही है कि हमें कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, परंतु यह भी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन ही होगा और साधारण न्यायालय के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि विधि, डाइसी का जो विधि का शासन है उसका अगर विचार देखें, उसकी सोच देखें, तो विधि की सर्वोच्चता में उनका मानना है कि जो लोग सरकार बनाते हैं वे लोग मनमानी नहीं कर सकते, उनकी अपनी शक्ति संसद द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार से ही प्रयोग में लानी होगी और किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दंड दिया नहीं जा सकता, न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती जब तक उसे कानून का उल्लंघन न किया हो। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से दोषी साबित नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका विचार है संविधान विधि का शासन के संबंध में सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का विधि और न्यायालय होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि डाइसी ने माना है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही कर वसूलने वाले तक और प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है कि प्रत्येक ऐसे कर्म के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य हो उतना ही है जितना कि साधारण नागरिक के लिए होता है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी व्यवस्था, विधि का शासन का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें राज्य में निवास करने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या वो सामान्य नागरिक हो, उन सभी व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए, एक समान विधि और समान न्यायालय का होना जरूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य के जो अधिकार है उसका रक्षा कर सकते हैं। उसके साथ साथ आते हैं विधि का शासन व्यक्ति का अधिकारों का रक्षक है। डाइसी का उनका मानना है तो केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया गया है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को न कोई दंड दिया जा सकता है और न ही उसे विभिन्न रूप में
किसी प्रकार से शारीरिक आत्मिक हानि पहुंचाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक न्यायालय या कानून यह साबित ना कर दिया जाए, साबुन कानून के द्वारा यह साबित ना कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति क्या है, इस दंड के अपराधी है, तब तक किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से डायसी ने स्पष्ट किया है कि विधि का शासन ठीक प्रकार से चले तो किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये डायसी के अनुसार से उन्होंने अपनी विचारधारा की देने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं, तो हमने उदारवादी विचारधारा दाने। उसके बाद आते हैं मार्क्स, मानवाधिकार के मार्क्सवादी विचारधारा। तो मार्क्स विचारधारा के अनुसार से विश्व के तथाकथित लोकतांत्रिक देशों में